रिकॉर्डिंग आ गई, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा फोटिक जोन है ना, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन टेम्परेचर, महासागरीय तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो इसमें 0 से 200 मीटर ये औसत, मतलब 200 मीटर एक औसत गहराई है जहां पर माना जाता है कि सूर्य की किरणें वहां तक गहराई तक पेनिट्रेट करके पहुंचती हैं। लेकिन ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में, उष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र में जहां पर अधिक गर्मी पड़ती है, सूर्य की किरणें अधिक गहराई तक एंट्री मारती है। तो वहां पर ये लगभग 400 मीटर की गहराई तक एंट्री मारती है। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र होंगे वहां पर पानी में बहुत अधिक गहराई तक सूर्य की किरणें पहुंचने के कारण प्रकाश संश्लेषण संभव है ज़्यादा गहराई तक। इस कारण से जैव विविधता भी वहां पानी में अधिक गहराई तक पाई जाती है, देखी जाती है। लेकिन जैसे जैसे अक्षांश मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये जो है घटती चली जाती है डेप्थ, ये गहराई भी कम होती चली जाती है। अभी 200 मीटर है, फिर यहाँ 10 ही मीटर तक हाई लैटिट्यूड पर, और आगे जाएंगे तो जम जाएगी ओनली। तो यहाँ पर जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो लगभग कितना होता है, एक बात याद की, सतही तापमान। 3 लेयर यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो तापमान होता है ये लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है सरफेस टेम्परेचर। अलग अलग जगहों पर अलग अलग है ना। ये औसतन मान लो कि लगभग 23.5 डिग्री सेल्सियस, या अगर हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो वहाँ से उठाएं है ना, तो 26.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ से उठाते हैं टेम्परेचर, 26.7 डिग्री सेल्सियस। शुरुआत में जब गहराई बढ़ती है तो तापमान बहुत तेजी से नीचे नहीं गिरता है। फोटिक जोन वो जहां प्रकाश पहुंच रहा है उसके नीचे मिलती है थर्मोक्लाइन बेल्ट। थर्मोक्लाइन, थर्मो मतलब थर्मामीटर टेम्परेचर, और क्लाइन मतलब डिक्लाइन, जहां पर कि तापमान तेजी से गिरने लगे, वह लेयर जहां पर कि तापमान बहुत ही तेजी से डाउन होने लगे उसे कहते हैं थर्मोक्लाइन। ये होता है लगभग वही ट्रॉपिकल रीजन में 400 मीटर से 1000 मीटर की डेप्थ तक, और उसके बाद ये होता है 1000 और एवरेज 200 मीटर से 1000 मीटर की डेप्थ तक ये पाया जाता है। तापमान यहाँ पर, क्योंकि सूर्य की किरणें अब यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही हैं, इस कारण से तापमान ऊपर ज़्यादा होगा, नीचे कम होगा, तो तापमान बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। लेकिन जहाँ से भी तापमान गिरने की गति कम हो जाती है, क्योंकि तापमान है ही नहीं तो गिरेगा क्या, तो यहाँ से तापमान गिरने की गति बहुत कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। और एकदम नीचे गहराई तक जाते जाते वो लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है ना। और एकदम नीचे बॉटम लेयर तक पहुंचती है तो थोड़ा टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच जाता है, हल्का सा इंक्रीज करता है।
हल्का सा इंक्रीज करने का कारण है जियोथर्मल हीट, भूतापीय ऊष्मा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें भले नहीं पहुंच पा रही, यहाँ पूरा अंधियारा होता है, बहुत ही ज्यादा ठंडा है, लेकिन तब भी यहाँ पर जीवधारी पाए जाते हैं। यहाँ पर जो पृथ्वी की इनर हीट है, आंतरिक ऊष्मा, वो यहाँ पर काम कर रही है, वो यहाँ पर पहुंच रही है। इस कारण से तापमान यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज करता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। एकदम पहले नीचे गया 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, उसके बाद फिर थोड़ा सा बॉटम लेयर के पास में थोड़ा सा इंक्रीज किया। तो यहाँ पर तो जैव विविधता पाई जा रही है भाई, कोरल रीफ हैं, प्लैंक्टन्स हैं, ये सब तैर रहे हैं। अच्छा, एक फायदा जो हमने बताया यूनिट है डेप्थ मेजर करने की, इसमें होता है 6 फीट। एक फायदा में होता है 6 फुट। तो वहां पर तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर जैव विविधता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण संभव है। लेकिन महासागर की तली में बहुत बड़े बड़े जीवधारी अंधियारे में जीवित रहते हैं। यहाँ पर भी जीव पाए जाते हैं, रेंगने वाले बड़े बड़े, छोटे छोटे भी पाए जाते हैं। ये वे जीव हैं जो कभी भी ऊपर नहीं आते, ये हमेशा ही नीचे ही रहते हैं। इनको ऊपर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है और इनकी कोई डिपेंडेंसी भी नहीं है ऊपर से, इनका पूरा काम नीचे से ही चलता है। तो कैसे खाते पीते होंगे जब यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पर जीवन कैसे चल रहा होगा डीप सी जोन में, गहरे महासागरीय क्षेत्र में। ये जीवधारी किन चीजों पर जीवन यापन कर रहे हैं अपना, कहां पर है इनकी डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर इनकी डिपेंडेंसी है कि यहाँ पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, पेड़ पौधे क्या मतलब कि ये सब प्लैंक्टन्स वगैरह जो हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया हैं, थर्मोबैक्टीरिया, पृथ्वी की इनर हीट से वो अपना जिंदगी काट रहे हैं। उनको उनके ऊपर आश्रित रहते हैं, उनसे थोड़े से बड़े वाले, है ना, प्रोटोजोआ वगैरह जो उनको खा लें, फिर उनसे बड़े वाले, है ना, बहुत ही टाइनी ऑर्गेनिज्म, है ना, फिर उनको खाने वाले, फिर इसी तरह से बड़े होते होते यहाँ पर फूड चेन चल जाती है। यानी कि इन जीवों के अंदर जो ऑस्मोटिक फ्लड है, उनसे जीवन यापन हो रहा है। पेड़ पौधों की आवश्यकता, प्लांट्स की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। यानी कि यहाँ पर इन जगह इतना गहराई पर रासायनिक संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं। केमोसिंथेसिस, केमिकल सिंथेसिस मतलब केमो सिंथेसिस, जिसे कह सकते हैं रासायनिक संश्लेषण। ऊपर प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पर रासायनिक संश्लेषण होता है। इस तरह से यहाँ पर जीवन यापन होता है। यहाँ पर वैसे जीवधारी हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई थी तब थे, आज भी हैं। यहाँ पर कोई सक्सेशन नहीं हुआ, उत्तराधिकरण नहीं हुआ, मतलब कि जो जीवधारी पहले से थे आज भी यहाँ पर हैं। जबकि ऊपर की प्रजातियां समय के साथ, जलवायु परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। लेकिन महासागर बहुत ही स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है और इसकी गहराई वाले क्षेत्र में तो जलवायु परिवर्तन होता ही नहीं है। एक जैसा ही वातावरण यहाँ पर बना हुआ है।
कभी कभी मान लो ज्वालामुखी अपर्दन हुआ तो भी एक रीजनल घटना है ना, बाकी यहाँ पर हमेशा एक जैसी स्थिति बनी हुई है। तो इस कारण से एक जैसी प्रजातियां भी यहाँ पर बरकरार हैं, अपना जीवन यापन यहाँ पर कर रही हैं और उनमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ रासायनिक संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण फोटिक जोन में, यहाँ पर ये होता है जोन ऑफ टर्बिडिटी, गंदला पानी यहाँ पर होता है। डस्ट पार्टिकल ऊपर से डूबते हुए यहाँ पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी होता है ना, क्योंकि डस्ट पार्टिकल इतनी गहराई पर जाकर के तैर रहे होते हैं। तो इस तरह से इसको कहते, यहाँ पर जो छन छन के सूर्य किरणें पहुँच भी पाती हैं, हल्की हल्की तो पहुँच पाती होंगी, बाकी वो जो हल्की फुल्की हीट लेकर के आ रहे हैं वो लेकर के आ रहे हैं। तो ये है थर्मोक्लाइन बेल्ट। प्रेशर यहाँ पर बहुत तेजी से इंक्रीज करता है इस गहराई में। स्कूबा डाइविंग जब कोई करते हैं या कभी तुम लोग करो, इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर आप 200 मीटर से अधिक गहराई पर गए, है ना, 1000 मीटर के नीचे चले गए या 200 से 1000 मीटर की गहराई पर गए, थर्मोक्लाइन रीजन में अगर मान लो आपने डुबकी मार दी है, तो अगर आप एक बैग सीधे फोटिक जोन में आ गए ऊपर, तो आप खत्म। आपके बॉडी के सारे जॉइंट्स फेल हो चुके होंगे, है ना, ब्लड वेसल्स फट चुकी होंगी, डेथ हो जाती है या परमानेंट पैरालाइज हो जाता है इंसान। इसलिए यहाँ पर क्या करना होता है कि धीरे धीरे ऊपर आना होता है, थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक करके, हर 2 मीटर 3 मीटर पर थोड़ी थोड़ी देर रुक करके ऊपर आना होता है। सडन ऊपर आने पर क्या होता है, क्योंकि नीचे गए तो प्रेशर बढ़ा, प्रेशर ने हमारी बॉडी को दबाया, हमारे बॉडी के जॉइंट्स ने उस प्रेशर को सहा। लेकिन जैसे ही जब ऊपर आते हैं तो तुरंत ही प्रेशर कम होने के कारण वो जॉइंट्स फेल हो जाते हैं, तुरंत ही सडन एक्सपेंशन, संधियों में विघटन हो जाता है और पैरालिसिस हो जाती है, ऐसी कंडीशन भी बनती है। हाँ, तो हाँ राहुल, कुछ बताओ, तुमको तो इसका अनुभव होगा, कुछ ऐसी बात बताई गई है क्या कि नहीं? जी सर। क्या बताया गया था? उसमें यही बताते हैं सर, अगर नीचे भी जाना है, आप डाइविंग के लिए नीचे जा रहे हो, तो हर 10 मीटर पे थोड़ी देर आपको 1 मिनट के लिए वेट करना है, हर 10 मीटर डेप्थ पर, ताकि आपकी बॉडी क्या है, वो जितना भी सी का जो प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर में वो सस्टेन कर सके। आप अगर एक साथ नीचे भी जा रहे हो तब भी आपको मरना ही है, अगर आप नीचे से एक साथ ऊपर आ गए हो तब भी मरना ही पड़ेगा। तो इसलिए हर 10 मीटर पे आपको वेट करना है उधर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हर 10 मिनट पर आपको वेट करना है, थोड़ा सा वहाँ रुकना है, आराम से मछली वछली देखो, है ना, उसके बाद क्या कहते हैं ऊपर आओ। तुरंत जबरदस्ती नहीं है कि नेवी डाइवर गोज टू 80 मीटर डाउन मैक्सिमम। अच्छा, और ज़्यादा गहराई जाने का उनको नहीं है काम। तो ये कौन लोग हैं जो नीचे जाते हैं भाई, वहाँ पर जो जैसे जहाज वहाँ डूब गई हो तो ढूंढने जाते हैं? टाइप का होता है सर। नेवी वालों को नहीं भेजा था क्या, कि भेजा था? इन्हीं को भेजा जाता है? नहीं भेजते हैं सर, इनको भी भेजते हैं। 2 टाइप के होते हैं सर। एक होता है एचडी, एक होता है सीडी। एचडी कम जाता है, सीडी ज़्यादा जाता है। हाँ, 80 मीटर, वही मतलब फोटिक जोन तक की, जहाँ पर ज़्यादा जहाँ पर प्रेशर फॉल आउट बहुत ज़्यादा है, वहाँ तक बचाने की कोशिश करते हैं भाई, ना जाओ, क्योंकि थर्मोक्लाइन में प्रेशर बहुत ही तेजी से इंक्रीज करेगा। क्यों?
क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही तेजी से डाउन हो रहा है, तो वो सबसे ज्यादा रिस्की एरिया है ना। हालांकि फोटिक जोन में भी टेम्परेचर डाउन हो रहा है, लेकिन उतने रेट से नहीं, लेकिन तब भी 10 मीटर पर आपको थोड़ी थोड़ी देर रुकना है, ऐसा कहा गया। तो ये इस चीज को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, 30 मीटर से लेकर के 50 मीटर की डेप्थ में ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, अगर कुछ हेलमेट वेलमेट क्या कहते हैं सूट नहीं पहने हो तो, है ना। हालांकि क्यों 30 से 50 मीटर की डेप्थ पर अगर ज़्यादा देर तक रुकोगे और कुछ पहने नहीं हो ऐसे, या पहने भी हो तब भी थोड़ा असर महसूस होता है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर आपने पहना हुआ है तब तो नहीं पता चलेगा, है ना, उस तरह का। थोड़ी देर गए लेकर आए, लेकिन यहाँ पर एक अनुभव होता है 30 से 50 मीटर की डेप्थ पर, यहाँ पर नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण हमारी बॉडी में एक रिएक्शन यहाँ पर होता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर नशा महसूस होना शुरू करता है बिना पिए ही। 30 to 50 मीटर के एरिया में अगर आप 5 मिनट रुके, है ना, तो ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा। हैलोसिनेशन भी होता है, हैलोसिनेट भी होने लगता है, थोड़ा सा नशा, थोड़ा सा दिमाग पर लगता है जैसे कि क्या कहते हैं भारी हो रहा है सर, है ना। भारी क्या, अच्छा भी लग रहा होता है, एक अलग अलग सा एहसास हो रहा होता है, ड्रिंक टाइप का नशा, जैसे कि पता नहीं क्या, मतलब हम इसको ऐसे इमेजिनेशन से बताते हैं, जैसे कि मान लो लगेगा कि सर भारी हो रहा है और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, ऊपर हल्का हल्का लाइट सी चमक रही होती है, दिखाई दे रही होती है, झलकती हुई, है ना। नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण ऐसा होता है, और कुछ अजीबोगरीब दृश्य भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि तुम्हें लगेगा कोई देवता वहां पर तुम्हें प्रकट होकर के दर्शन दे रहा है, कोई परी, एंजल, जल परी, लगेगा कि वो दूर दिखाई दे रही है बैठी हुई, है ना। तो यहाँ पर एक ट्रैप होता है जिसमें तुम्हें फिर धीरे धीरे तुम्हारा क्या कहते हैं हार्ट बीट भी स्लो होने लगती है, और तुम उसको स्लो होने देते हो क्योंकि तुम्हें मजा आ रही होती है। फिर तुम उतना ज्यादा प्रतिषेध नहीं कर सकते ऊपर आने के लिए, तुम वहां पर फंस जाते हो इस ट्रैप में, और तुम्हें लगता है कि अब तो मेरी मुक्ति करीब ही है, क्योंकि मेरे ईश्वर देखो यहाँ पर मुझे बुला रहे हैं। ऊपर थोड़ा लाइटिंग टाइप की होती है, वो तुम्हें एक रिफ्लेक्शन देती है अंदर, और ऊपर दिमाग हेलोसिनेट हो रहा होता है ना। हेलोसिनेशन मतलब कुछ जो ना हो वो भी हल्का सा महसूस होने लगे, दिखाई देने लगे, फिर उसको लगता है कि मेरा तो अब स्वर्ग प्राप्ति निकट है। कुछ लोगों को और कुछ है ना, तो वहां पर इस ट्रैप में फंस जाता है, फिर वो डूब करके मर जाता है। तो इसलिए इस गहराई पर बहुत अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। नेवी की भाषा में इसे कुछ कहते हैं। हाँ राहुल, झूम बराबर। क्या इसके बारे में कुछ बताया गया है? इसका जो पूछा गया था, एक पूछा जाने वाली बात है कि किस कारण से ऐसा ड्रग इफेक्ट जो देखने को मिलता है ना, इस गहराई पर नार्कोटिक जोन है, वो क्यों होता है? तो उसका उत्तर है बिकॉज ऑफ द हायर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। यही उत्तर है इसका। तो क्या इसके बारे में कुछ नेवी में बताया गया है? इस गहराई पर तो आप लोग जाते ही रहते होंगे, क्या इस चीज को नहीं कभी सर, फील किया है? नॉर्मली 3 जो लोग हैं हमारे गोताखोर पास होते हैं नेवी सर के वही ना। जाते हैं। हम्म जो सर गोताखोर होते हैं वही जाते हैं नॉर्मली। हम्म तो ऐसा तो उस चीज़ का आइडिया नहीं है सर, इस बारे में कुछ बताया तो जाता है खैर।
तो ओनली कभी नहीं गोताखोरों फील को हुआ पता रहता है सर। खुद से? ज्यादा देर तक इसमें रहते नहीं होंगे। नहीं वो तो सर लाइफ लाइन बांध के जाते हैं ना, अगर ज्यादा देर रहेगा भी नहीं तो एवरी मिनट पे उनको कॉल साइन दिया जाता है ऊपर से रस्सी खींच के, कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, तो नीचे से फिर वो रिप्लाई देता है। अगर रिप्लाई नहीं आया तो सेम टाइम उसको ऊपर खींच लेते हैं सर। हाँ, क्योंकि रिप्लाई नहीं आया तो मतलब वो वहां पर अब उसको सर मौज में गया। हाँ तो फिर उसको उसका वो ऊपर भी खींच तो है लेते हैं सर, रस्सी वो से। सिलेंडर लेके जाता है सर, बिना कोई। हम्म। राहुल जी क्या नेवी में है? यहाँ पर 3 लोग नेवी में हैं। कौन कौन है सर? गजेंद्र जी हैं, शिवेंद्र जी हैं और राहुल जी हैं। अरे अच्छा लगा सर सुन के। तभी आप इनसे मैं पूछ रही हूँ, मैं सोच रही पता नहीं सर क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं इनसे शायद इनको एक्सपीरियंस है इसलिए। हाँ, अरे बहुत बड़े बड़े गोताखोर हैं ये लोग, है ना। अच्छा लेकिन इन अच्छा लोगों का कुछ अलग है नेवी में काम करते हैं, एयरफोर्स में नौ सैलरी लेते हैं एयरफोर्स की, है ना, और काम कुछ और कर देते हैं। तो इन लोग का थोड़ा सा अलग है ना। मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज लोग हैं ये। ये भी थी कैपिटल। अच्छा लगा सुन के राहुल जी, आप नेवी में हैं। हम्म। अरे गजेंद्र जी भी हैं, धर्मेंद्र जी भी हैं। हाँ इनका नहीं मतलब अच्छा सब लगा आपको? मतलब तीनों के लिए अच्छा लगा सर मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ। हाँ, हाँ भाई, तीनों तीनों लोग हैं, है ना। लेकिन इसमें सबसे बड़ा गोताखोर राहुल है। क्यों राहुल? इसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, हमको भेजा था एक दिन, तगड़ा वाला जी सर गया हुआ मैं उधर के लिए। गोताखोरी वाला। तो इनको एक्सपीरियंस थोड़ा पानी में डूबने उबने ज़्यादा है। बाकी शिवेंद्र जी वहाँ पर क्या कहते हैं, पायरेट्स को पकड़ते रहते हैं। वो तो सबके अपने अपने डिपार्टमेंट हैं। तो ये था भाई पानी के अंदर का हाल, और पानी के अंदर की कहानी खुद ही दुनिया को 5% पता है, इससे ज़्यादा नहीं। एक क्वेश्चन और बनता है कि लगभग 10 से 30 मीटर की गहराई तक नारकोटिक जोन के ऊपर, ठीक है, ये होता है डायटोमस जोन, ठीक है। डायटोम एक प्रजाति है शैवाल की, जो उस गहराई पर बहुत बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कितना डीप उठा है इसको हम लोग देखेंगे अभी। फॉरेंसिक पर्पस से इनका इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई डूब के मरा है या मार के डुबोया गया है, इस बात का पता लगाने के लिए डायटोम टेस्टिंग होती है। अगर कोई व्यक्ति को पानी में पहले डुबो के मारा गया, क्या कहते हैं, समझ लो डुबो के मारा गया, उसको घर में मान लो स्विमिंग पूल में मारा गया, तो उसके बाद ला करके उसको यहाँ फेंक दिया गया पानी में, तो वो वहां तैरता रहेगा, अधिक गहराई तक नहीं डूबेगा। लेकिन कोई डूब के मरा है तो वो कई बार ऊपर नीचे हो के मरा है, तो वो इस गहराई तक पहुंचा है। तो जब कोई डूब के मरता है तो उसके पेट में डायटोम एल्गी की मात्रा बड़े पैमाने पर पाई जाती है, क्योंकि वो गया है वहां, उसने पानी पिया है खूब, तो अधिक मात्रा में डायटोम उसको प्राप्त हो गए, पेट में चले गए। लेकिन अगर वो मार के डुबोया गया है तो कम मात्रा में डायटोम उसके शरीर में पाए जाएंगे, बहुत कम मात्रा में, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो इससे डायटोम टेस्टिंग को फॉरेंसिक में यूज करते हैं क्राइम पता लगाने के लिए। ऊपर से डायनामाइट का जो निर्माण किया जाता है, बम,
वो डायटोम से किया जाता है, ये भी याद रखना। डायनामाइट का निर्माण उसकी जो खोल होती है ना, उसको इसी डायटोम से ही बनाया जाता है। डायनामाइट नाम से ही पता चलता है। किसने बनाया था भाई डायनामाइट? आविष्कारक कौन है? कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल, है ना, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जारी किया। अपना तो बम बनाए, उसके बाद सबको शांति पुरस्कार दे रहे हैं, क्योंकि इनका ये इंटेंशन नहीं था कि इसका इस्तेमाल डिस्ट्रक्शन में किया जाए ह्यूमैनिटी के। डायटोम का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। रोड बनाते हैं पहाड़ तोड़ करके, उनके मटेरियल से घर बनाते हैं, इन सब चीज क्लियरेंस के लिए उन्होंने इसका उद्भव किया था। ये रोप क्या होता है? रोप गजेंद्र जी, लाइफ लाइन तो आपने हमेशा लिखा, लाइफ लाइन, लाइफलाइन बोलते ये हमको नहीं समझ में आई बात। रस्सी से। हैं। रस्सी जैसे नीचे गोताखोर को बांध के भेजते हैं। अच्छा, वो वाली रोप, अच्छा हाँ। वहां पर नीचे मान लो वो उनको कुछ दिक्कत हो भी रही हो तो उनको खींचा जा सके। दिक्कत क्या सर, उसके कोड रहते हैं। एक कोड मतलब ऑल ओके, एक बार जर्क देगा, ऊपर से भी एक जर्क देगा, मतलब सब कुछ ठीक है। नीचे से 2 देगा तो बोला मेरे को और नीचे जाना है, अच्छा ऊपर वाला भी 2 दे देगा। अगर कंटिन्यू दे रहा है तो वो मतलब अनकंफर्टेबल है, उसको ऊपर निकाल लो अच्छा अच्छा, फिर उसको सीधा ऊपर खींच लेते हैं। ठीक है, हम आएंगे तुम लोगों की तरफ तो हमको एक स्कूबा डाइविंग करवाना है यार, हमारा मन है अंदर जाने का। स्कूबा डाइविंग ठीक सर है, क्या है अंडमान में पानी? बहुत अच्छी जगह सर करने के लिए, हैवलॉक आइलैंड पे। अच्छा वहाँ पे बहुत अच्छा है। अच्छा तो अच्छा। आपको सर हम वीडियो तो वहाँ भेजा था, करेंगे आपने जहाँ, देखा नहीं शायद अभी तक। नहीं नहीं, वो उसमें किए थे क्या कुछ, अंदर डूबे थे? नहीं, वहाँ पे तो नॉर्मली आप स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हो, और एक और रहता है नॉर्मली अलग से, वो भी कर सकते हो अपना अच्छा, फेस मास्क लगा के, लगून और में नीचे करेंगे देख सकते हो। जहाँ पर कोरल रीफ हो, बढ़िया मस्त। हाँ वहाँ पे है सर, हैवलॉक पे, और उधर है नीला आइलैंड पे बहुत है। वहाँ हाँ, पानी हरलाक पूरी है पर सर। बहुत अच्छा है। हाँ बहुत है सर उधर। कोरोना खत्म हो तो फिर निकलेंगे घूमने कहीं। आप देखना सर, मैंने आपको जो वीडियोस भेजे थे उनमें है वो कोरल रीफ है उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, देखते हैं आप संरचना निकाल कर। तो ये हो गया भाई, अभी हम लोग पढ़ लिए। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन और उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें, अलग अलग जोन, है ना। अब हम लोग ये चैप्टर खत्म कर चुके, अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन। महासागरीय लवणता वितरण। पानी में नमक कितना है और इसका क्या फायदा है, कौन कौन सी चीजें हैं जो इससे डिटरमाइन होती हैं, और ये भी गहराई के साथ में और अक्षांश मान के साथ में ही घटती बढ़ती रहती है। व्हाट इज सैलिनिटी इन ओशन? टोटल कंटेंट ऑफ डिसॉल्व्ड साल्ट इन मरीन वाटर। महासागरीय जल में घुलित लवणता की मात्रा, है ना। 1 किलो तुमने एक लीटर पानी लिया है, उसमें कितना लवण है। हालांकि इसको किलोग्राम में मेजर करते हैं कि 1 किलोग्राम वाटर में कितना ग्राम नमक है, यानी पार्ट पर थाउजेंड्स, है ना, पार्ट पर थाउजेंड।
रजनीश जी हमको पैसा बता के डरा दिए, कह रहे 35 रुपया चार्ज है आधा घंटे का। अरे नहीं सर, इतना नहीं है, कम रहता है। हम्म 2,000 रुपये तक हो जाता है, थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ता है उनसे सर। चलो ठीक है। रजनीश जी वही मतलब सर ये है हैं? क्या जी, क्या क्या सुहेन जी? हेलो, सिप पे होंगे लगता है। सर एक बार लाइन रिपीट कर दीजिएगा सर, क्या बोले? टोटल कंटेंट डिजॉल्व इन मैरिन वाटर के आगे? टोटल कंटेंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन मरीन वाटर। ठीक, महासागरीय जल में कितना लवण मिला हुआ है। ठीक है, इसको कैलकुलेट किया जाता है कि 1 किलोग्राम मरीन वाटर में, मतलब कि सी वाटर में या ओशनिक वाटर में कितना ग्राम साल्ट है। यानी कि 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम में कितना ग्राम नमक है, तो ये हो गया पार्ट पर थाउजेंड। यानी इसको ऐसे दिखाते हैं, ये सिंबल होता है पीपीटी, पीपीटी, पार्ट पर थाउजेंड। 1000 ग्राम में कितना ग्राम। तो एक होता है नुनखारा पानी, जिसे नहीं मानते हैं कि महासागरीय जल है, बस नुनखारा है। और एक होता है कि हाँ वो खारा है। तो नुनखारा और खारा की सीमा कहाँ तय होती है? नुनखारा मतलब हल्का, और खारा मतलब खारा, लवड़ी। तो उसके लिए लिमिट तय की गई है, वो है 24 पी। ठीक है, 24.7 पीपी। इसको याद रखना। नुनखारा मतलब ब्रैकिश वाटर। सर ये सिंबल में कैसे लिखेंगे सर? सिंबल जो आपने बताया है 24.7 सिंबल के में बाद ऐसे सिंबल लगाएंगे? ऐसे लगा लो, ऐसे। बस पीपीटी ना लिखो, 24.7 के बाद? हाँ 24.7 के साथ बाद ऐसे लगा लो, तभी चल जाएगा, है ना। तो ये होता है नुनखारा जल की लवणता की सीमा। अपर, इट इज द अपर लिमिट ऑफ ब्रैकिश वाटर। इसके ऊपर हुआ नहीं कि उसे कह देंगे खारा। तो ये चीज याद रखना है। अगली बात आती है कि महासागरीय जल में ओसनिक सैलिनिटी का रोल क्या है, क्या क्या करती है, क्या निर्धारित करती है। तो महासागर में बहुत सारी चीजों को ये निर्धारित करती है। लाइक इट डिटरमाइन द कंप्रेसिबिलिटी मतलब संपीडनात्मकता। संपीडनात्मकता, थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्म प्रसारिता।
टेम्परेचर, तापमान, डेंसिटी, जहां लवणता ज्यादा होगी डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी, घनत्व, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर इंसुलेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर इंसुलेशन, ऊष्मा अवशोषण क्षमता या ऊष्म ग्राहिता भी कह सकते हैं, इवेपोरेशन, वाष्पोत्सर्जन की दर, और पानी में नमी की मात्रा यानी ह्यूमिडिटी, इतना चीजें निर्धारित होती हैं भाई इससे, ठीक। इसके साथ ही इट आल्सो डिटरमाइन द मरीन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि यह महासागरीय जैव विविधता का भी निर्धारण करता है। हमने बताया था ना कि कोरल रीफ को खारा पानी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा खारा भी नहीं और नुनखारा भी नहीं। 24.7 के नीचे कोरल रीफ मर जाएंगे, है ना, और 35 पीपीटी के ऊपर कोरल रीफ मर जाएंगे। तो इस कारण से उनको चाहिए एक सीमित रेंज, ज्यादा खारा भी ना हो, है ना, और नुनखारा भी ना हो। तो ऐसे ही जहां पर कोरल रीफ होंगे बायोडाइवर्सिटी ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा होगी, है ना, तो वहां पर फिशेज भी पाई जाएंगी, जू प्लैंक्टन पाए जाएंगे, बहुत सारी स्टार फिशेज, तरह तरह के क्रैब, बहुत सारी चीजें, कछुए पाए जाएंगे। यानी महासागरीय जैव विविधता का भी निर्धारण यह करता है। फ्लूइबिलिटी ऑफ वाटर, जल की प्रवाहशीलता, तेजी से बहेगा कि धीरे धीरे बहेगा। जो राजस्थान से हो उनको अगर वो कभी लूनी नदी जा करके देखें, नरवानी जी हैं कि नहीं अभी? गजेंद्र भी तो है सर। है। हाँ हाँ सर। हाँ, ये कभी आपने लूनी नदी देखा है क्या हाँ सर बहते हुए? हाँ सर। क्या होता है वहाँ? सर वहाँ पर मतलब वो बहुत सारा नमक, जगह जगह पर नमक के टीले टीले टीले, नमक के बहुत सारा प्रोडक्शन है वहाँ पर। थोड़ी थोड़ी जगह पर नदी पानी बहुत, होता है, फिर नमक के टीले होते हैं, ऐसा। हाँ हाँ, उसे साल्ट रिवर भी कहते हैं, नमक की नदी। पूरी पूछा मतलब भी गया सर है। सारी जगह पर नमक ही नमक दिखता है वहाँ पर। रॉ और वो सॉल्ट नमक होता को है। धक्का मार मार बहती है ना, वो साल्ट को धकेलते हुए विक्षेपित करते हुए बहती है, और स्लो होती है स्पीड उसकी बहुत, कि फास्ट बहती, बहुत तेजी, गंगा की तरह ऐसा बहती है। धीमा बहेगी सर, जितना ज्यादा लवणता बढ़ेगी उतनी धीमी बहेगी। हाँ, जितना ज्यादा उसमें लवण होगा वो उतना धीरे बहेगी, है ना, क्योंकि फ्लूइबिलिटी उसकी कम हो जाती है इसके प्रभाव के कारण। हालांकि जो हाईएस्ट सैलिनिटी की अगर हम बात करें तो वो लैंड लॉक्ड भ्रंश घाटी झीलें हैं, भू अवरुद्ध या स्थल अवरुद्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर पाई जाने वाली भ्रंश घाटी झीलें हैं। ये सबसे ज्यादा साल्टी होती हैं।
क्योंकि यहाँ पर कारण क्या है, एक तो मरुस्थल है, गर्म है ना, गर्म होते हैं, बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो मरुस्थल वही है जहाँ पर इवोपरेशन रेट प्रेसिपिटेशन रेट से ज़्यादा हो। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसमें जो पानी होता है तो भले अगल बगल से आ जाता है, लेकिन एवोपरेशन रेट वहाँ पर प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा होता है। नदियाँ आती हैं उसमें गिरती रहती हैं झील में, चारों तरफ से स्थलखंड है, और पानी भाप बन करके उड़ता रहता है ना। तो नदियों में चट्टानों से काट करके लाया गया नमक होता है, साल्ट होता है, रास्ते में वो ले लेती हैं, है ना, साल्ट लेती रहती हैं, और वो जाकर के तालाब में, मतलब वो तालाब, बहुत बड़ी झीलों में गिर रहा है। तो पानी तो भाप बन करके उठता जा रहा है, लेकिन जो वो नमक लेकर के आ रही हैं वो उसमें अंदर डिपॉजिट होता जा रहा है। ये कोई सागर से जुड़ी नहीं है कि इनकी मिक्सिंग हो जाए कहीं, है ना, तो मेंटेन हो जाए सैलिनिटी, है ना। तो इस कारण से क्या होता है कि वो उत्तरोत्तर उनमें नमक परिवर्धित होता जा रहा है, लवण परिवर्धित होता जा रहा है। इसलिए इस तरह की स्थल अवरुद्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों के बीच में पाई जाने वाली झीलें बहुत ही ज्यादा लवणीय होती हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं? जैसे सबसे ज्यादा लवणीय झील दुनिया की कौन सी है? साल्टिएस्ट वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड कौन सी है? डेड सी, इजराइल और जॉर्डन के बीच। डेड सी नहीं है। वही तो है सर, डेड सी, तभी तो सर उसमें लोग तैरते रहते हैं सर। वान झील टर्की। डॉन जुआन है सर शायद। ठीक है, टर्की की वान झील है जो दुनिया में सबसे ज्यादा सैलाइन लेक है। डेड सी तो कम है। दूसरे नंबर पर है मृत सागर झील। ये जो जॉर्डन रिफ्ट वैली है उसी में ये सब पाई जाती है, जॉर्डन नदी की, है ना, उसमें पाई जाती है। 330 पीपीटी है वान झील की। ये पूछा गया प्रश्न है। वान लेक का है 330 पीपीटी, है ना। डेड सी मृत सागर झील का है वैसे ही 238 पीपीटी, बढ़ता ही जा रहा है वैसे। और ये कहाँ है? इजराइल, सीरिया, जॉर्डन वेस्ट के बॉर्डर पर, है ना, मृत सागर झील। ग्रेट साल्ट लेक अमेरिका 220 पीपीटी मोजावे मरुस्थल में है अमेरिका के, जिसे कहते हैं डेड सी ऑफ अमेरिका, ग्रेट साल्ट लेक। तो ये हैं जो बहुत ही ज्यादा खारी झीलें हैं। जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पर डेड सी है ना। इसमें लोग तैरते हैं। इसमें अगर कोई कूद गया तो इतना ज्यादा नमक है कि डेंसिटी पानी का इतना ज्यादा है कि सर ही हल्का सा डूबेगा, बाकी पूरी बॉडी उस पर फ्लोट करती रहेगी। यहाँ पर जो वाटर सप्लाई है वो कौन देता है? जॉर्डन नदी। फिर इसके बाद लेक असल, असल झील, असल, ये कहाँ है? जिबूती। मिलान करने के लिए ही आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है।
जिबूती, डॉन जुआन लेक, ठीक, डॉन जुआन अंटार्कटिका में है ये। अंटार्कटिका। उरीमा झील, ईरान, ठीक है। मोनो झील ग्रेट साल्ट लेक के बगल में है ना, कैलिफोर्निया यूएसए। तो ये सब भी झीलें हैं जो काफी खारी हैं, ऐसे कभी मिलान करने के लिए मान लो पूछ ले तो उसमें हम कर सकते हैं। अब हम लोग कहते हैं कि पानी में कौन कौन सा साल्ट होता है, उसका परसेंटेज भी नहीं पूछते हैं, लेकिन उसका घटता बढ़ता क्रम कभी कभी पूछ लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि डिसॉल्व्ड साल्ट इन मरीन वाटर कितना होता है, सबसे ज्यादा कौन सा क्या कहते हैं कंटेंट होता है, साल्ट कंटेंट जो सबसे ज्यादा होता है। तो नंबर 1 पर होता है क्लोरीन, सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन। ठीक, दूसरे नंबर पर सोडियम, क्लोरीन के बाद सोडियम, हमको यही याद रखना है 10.47। ये बहुत रेयर पूछा जाता है, ये इसका सीरीज पूछा जाता है घटते से बढ़ते क्रम में, बस यही याद रखना है। सोडियम के बाद सल्फेट, इधर लिखेंगे इन्हें, ठीक है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ब्रोमीन, बोरेट, स्ट्रोंटियम। एक क्वेश्चन और बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, कौन सा मतलब एलिमेंट महासागर में लवण रूप में नहीं पाया जाता है, कौन सा मरीन साल्ट नहीं है। एक क्वेश्चन आया था, कुछ लोग उसमें स्ट्रोंटियम टिक मार करके आए थे, है ना, तो गलत है। कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही, लेकिन है। अब ये आपस में मिल मिल करके कंपाउंड बनाते हैं, तो अगर उस तरह से पूछा जाए, है ना, शेयर, तो कौन सा सबसे ज्यादा होगा, ये पूछा गया प्रश्न है। सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये दोनों आपस में मिल मिल करके बना रहे हैं साल्ट का कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड। 70.7% ये पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड दूसरे नंबर पर आता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये 10.9%। मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%। कैल्शियम सल्फेट 3.6%। पोटेशियम सल्फेट 2.5%। इनका केवल सीरीज याद रखेंगे काम हो जाएगा, इसका याद रखना ये बस।
सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, फिर पोटेशियम सल्फेट, 2 क्लोराइड ऊपर, फिर सल्फेट सल्फेट नीचे। ठीक, अब देखते हैं कि कौन से ऐसे कारक हैं जो कि लवणता को प्रभावित करते हैं। 2 सबसे प्रमुख कारण हैं। सरफेस सैलिनिटी को कंट्रोल करने वाले, रेगुलेट करने वाले, इवोपरेशन एंड प्रेसिपिटेशन, मतलब वाष्पोत्सर्जन एवं वर्षण। वाष्पोत्सर्जन जब ज्यादा होगा जहां पर, वहां पर लवणता कम होगी, है ना। और जहां पर वर्षण ज्यादा होगा वाष्पोत्सर्जन की तुलना में, सॉरी, वाष्पोत्सर्जन जहां पर ज्यादा होगा वहां पर लवणता अधिक होगी, किंतु वर्षण की दर जहां पर वाष्पोत्सर्जन की दर से अधिक होगी वहां पर लवणता कम होगी। तीसरी बात, नदियां जहां पर महासागर में गिरेंगी ज्यादा, है ना, जहां पर नदियां महासागर में ज्यादा गिरेंगी वहां पर लवणता कम होगी, क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर इन ओशन। महासागरों में जो नदी है वो हिमानियों के पिघलने से उसमें पानी आ रहा है, उसमें लवण कम होता है, क्योंकि बर्फ जो होती है उसमें नमक नहीं होता, तो उनके पिघलने से नदियां बनती है, रास्ते में बहुत कम नमक ले सकती हैं वो, तो वो जहां पर गिरेंगी शोर पे वहां पर लवणता कम पाई जाएगी। तो वे झीलें जहां पर, जैसे कि बाल्टिक सी है और उसी के बगल में नॉर्थ सी है, तो बाल्टिक सी की लवणता कम है काफी नॉर्थ सी से, क्योंकि वहां पर फ्रेश वाटर इनफ्लक्स ज्यादा है। ऐसे ही कारा सागर है, ब्लैक सी, और उसी के बगल में है एगियन सी। तो ब्लैक सी में नदियों के गिरने के कारण उसकी लवणता एगियन सागर से कम होती है, यानी फ्रेश वाटर इनफ्लक्स भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ओशन करंट जो होती हैं ये लवणता को साम्यावस्था में लेके आती हैं, अधिक लवणीय पानी को ले जाकर के गर्म महासागरीय धाराएं मिलाती हैं ठंडी महासागरीय धाराओं से, है ना, जहां पर वो क्या कहते हैं, वो लेकर आ रही होती फ्रेश वाटर, आइस कैप्स लेके आ रही होती हैं, आइस कैप्स में फ्रेश वाटर है, तो दोनों जहां पर मिलती हैं वहां पर लवणता काफी नियंत्रित हो जाती है, कंट्रोल में आ जाती है। टेम्परेचर को भी ये पॉइंट कंट्रोल करते हैं, है ना, और लवणता को भी ये पॉइंट कंट्रोल करते हैं। और कौन से फैक्टर हो सकते हैं? टेम्परेचर का तो डायरेक्ट कनेक्शन है ही भाई, टेम्परेचर जहां ज्यादा वहां पर लवणता अधिक। हवाएं, विंड, पवने, ठीक है, पवने पवने भी अवसाद मरुस्थलीय क्षेत्रों से या किन्हीं तटीय क्षेत्रों में जो साल्ट डिपॉजिट होते हैं उनको उड़ा करके लेके आती हैं और मिक्स करती हैं, तो वो भी लवणता के ऊपर प्रभाव डालने वाले कारक हैं। तो ये सब कारक हैं जो सैलिनिटी को प्रभावित करती हैं। सर्वाधिक लवणता कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है, तो महासागरों में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग नहीं हो पाती पानी की,
और यहाँ पर हाई प्रेशर होने के कारण वर्षा भी ज्यादा नहीं हो पाती। उच्च वायु दाब है, वर्षा कम है और प्रेसिपिटेशन ज्यादा है। और इनको काट दें लॉन्गिट्यूड से 30 to 60, ओशन करंट इनके चारों तरफ घूम रही होती है ना, लेकिन बीच में ये काम जोन है। ये ओशन करंट यहां से यहां घूम रही है कुल, लेकिन ये वाला जो रीजन है इसकी मिक्सिंग तुलनात्मक रूप से कम हो पा रही है। इस कारण से भी यहाँ पर लवणता अधिक होती है। 5 से 10 डिग्री अक्षांशों के बीच लवणता 0 से 5 डिग्री की तुलना में ज्यादा होती है। अभी इसका कारण मैं बता चुका हूं क्यों होता है ऐसा। सर वहाँ रेनफॉल ज्यादा होता है, उस जोन में रेनफॉल ज्यादा होता है इसीलिए। प्रेसिपिटेशन रेट जो है वो इवापोरेशन रेट से सर ज्यादा है। सैलिनिटी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा होती है कि सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा होती है? नॉर्दर्न में होगा सर। हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा होती है। क्यों? सर क्योंकि इधर लैंड का कॉन्टिनेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सर हीट जो है वो लैंड टू सी जाएगी, तो इवापोरेशन रेट भी सर ज़्यादा होगा इधर। और इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो एवरेज सैलिनिटी जो होती है, अब देखते हैं, लगभग 35 ppm। 35 ppm, लेकिन सभी महासागरों की अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कि 35 ppm करीब पैसिफिक ओशन की हो गई। अटलांटिक ओशन की लवणता थोड़ा ज्यादा होती है। ठीक है, ये होती 36 to 37 ppm अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर। यहाँ पर अटलांटिक महासागर में एक जोन है जहां पर सबसे ज्यादा लवणता है ना, लगभग 38 ppm तक वहां लवणता होती है। वो जोन है 20 डिग्री नॉर्दर्न से 30 डिग्री नॉर्दर्न और 20 डिग्री वेस्टर्न से 60 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, सारगैसो सी यहाँ पर देखने को मिलता है। सारगैसम घास पाई जाती है यहाँ पर। इंडियन ओशन में नॉर्दर्न पार्ट का टेम्परेचर ज्यादा होता है, सदर्न पार्ट का टेम्परेचर नॉर्दर्न पार्ट की सैलिनिटी काफी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सदर्न पार्ट। सदर्न पार्ट इंडियन हिंद महासागर में दक्षिणी हिंद महासागर की सैलिनिटी होती 32 से 33 ppm। वहीं पर नॉर्दर्न की सैलिनिटी होती है 37 ppm टू 38 ppm। क्यों? कौन बता सकता है? सर यहाँ भी तो वही कंसेप्ट अप्लाई होगा सर। नीचे इंडियन ओशियन के सर दूर दूर तक मतलब लैंड नहीं है सर, मतलब, और नॉर्दर्न साइड में तो अपना इधर भरा ही हुआ है सर लैंड से ही। बिल्कुल सही बात है, वही कारण है
क्योंकि वो लैंड लॉक्ड है, मरुस्थलीय क्षेत्रों से कनेक्टेड है। दक्षिणी हिंद महासागर में क्या कितना बताया सर? 32 to 33 ppt, जबकि यहाँ पर क्या है, ये घिरा हुआ है ना, ये मरुस्थलों से, ये डेजर्ट लैंड लॉक्ड। इधर तो ठंडा है ही नहीं, कोई कोल्ड ओशन करंट भी नहीं चलती, जबकि वो अंटार्कटिका से कटा है, सदर्न ओशन से जुड़ा हुआ है, जिसको सप्लाई मिलती रहती है ठंडे पानी की। इधर कोई कोल्ड ओशन करंट नहीं चलती, हमेशा गर्म महासागरीय धारा, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, और लैंड से घिरा हुआ है, इस कारण से इसकी जो है लवणता ज़्यादा होती है। नॉर्दर्न इंडियन ओशन ना होकर के दो महासागरों का ब्लॉक, सॉरी, दो सागरों का ब्लॉक है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर। ठीक, तो ये थी सभी महासागरों में लवणता का वितरण। अब बात आती है, और सारा कॉन्सेप्ट पीछे वाला लगेगा, निम्न अक्षांशों पर ओपन सी की तुलना में जो मार्जिनल सी है या लैंडलॉक्ड सी है, उनकी सैलिनिटी ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा होगी सर। बिल्कुल सही। ज्यादा ही होगा। और हाई लैटिट्यूड पर? कम होगी हाँ, हाई लैटिट्यूड पर कम होगी। क्यों? सर क्योंकि लो लैटिट्यूड पे हीट जो है सर, वही कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफर होता है सर लैंड टू सी, और हाई में सर सी टू लैंड ट्रांसफर होता है हीट, तो इसीलिए। ठीक है। ऊर्ध्वाधर, जो अगर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बहुत अधिक फिक्स होती है, कोई अंतर नहीं देखने को मिलता है किसी भी महासागर में। ऊर्ध्वाधर लवणता की वितरण की अगर हम बात करेंगे तो बहुत अधिक फिक्स है। ऊपर लो लैटिट्यूड पर सैलिनिटी ऊपर वाली परत में ज्यादा होती है, जबकि नीचे वाली परत में कम होती है सब सरफेस सैलिनिटी। वहीं हाई लैटिट्यूड पर बर्फ जमने के कारण साल्ट जमता है, तो वो साल्ट को छोड़ देते हैं। हाई लैटिट्यूड पर ऊपर बर्फ जमती है, तो बर्फ जमती है तो नमक को छोड़ देती है, तो ऊपर की सतह में पानी में नमक पाया जाता है ज्यादा। ऊपर उसके बर्फ तैर रही होती, बर्फ के नीचे पानी में नमक ज्यादा पाया जाता है, जबकि उसके नीचे कम पाया जाता है। यानी कि हाई लैटिट्यूड पर ऊपर एकदम लेयर जहाँ बर्फ है वहाँ पर सैलिनिटी नहीं है, फिर सैलिनिटी बहुत बढ़ गई, फिर सैलिनिटी काफ़ी घट गई, फिर सैलिनिटी फिक्स हो गई। जबकि लो लैटिट्यूड पर देखा गया सैलिनिटी ज़्यादा है ऊपर, नीचे सैलिनिटी कम है, और सैलिनिटी धीरे धीरे घटती चली जा रही है ना। एक रीजन होता है हैलोक्लाइन। हैलोक्लाइन वो जोन है जहां पर एक ऐसा विशेष क्षेत्र जहां पर कि लवणता बढ़ती है गहराई के साथ, और उसके बाद तेजी से घटने लगती है। ऐसा क्षेत्र जहां पर लवणता तेजी से बढ़े, है ना, और फिर उसके बाद तेजी से घटने लगे, उसे कहते हैं हैलोक्लाइन। यहाँ पर डिक्लाइन नहीं है ना। हैलो मतलब कि सूर्य से मतलब है, सूर्य का तापमान से वहां पर आशय है ना। थर्मोक्लाइन से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि हम बात किया था। यानी कि ऊर्ध्वाधर में लवणता काफी जगहों पर एक जैसे ही चलती है, स्टेटिफाइड लेयर होती, फिक्स होती है, कोई बहुत अंतर वहां पर देखने को नहीं मिलता है। और इसी के साथ में हम लोगों ने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया।
और कल से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे महासागरीय धाराएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर है महासागरीय धाराएं, प्री और मेंस दोनों के। तो किसी कोई डाउट हो तो पूछिए, यहाँ बस इतना है, बहुत है इतना, इससे ज़्यादा नहीं पूछे कुछ। सर एक क्वेश्चन था, जो सर महासागरीय सर वनस्पति होते हैं, जो मैंग्रोव वन होते हैं या फिर महासागरीय जैव विविधता होती है, क्या वो लवणता को प्रभावित कर सकती है क्या सर? महासागरीय जैव विविधता, महासागरीय जैव विविधता लवणता को प्रभावित करती है, ठीक है, ये सैलिनिटी को प्रभावित करती है। वो कैसे आगे हम बताएंगे, मरीन डिपॉजिट चैप्टर में हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं, थोड़ी देर में ऑप्शनल शुरू करते हैं।